हेलो स्टूडेंट्स। अब तक की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है जो कनाडा ने स्टडी वीज़ा के लिए चेंज अनाउंस की है, अब तक की सबसे बड़ी मैं कह सकता हूँ, वो शायद आपको मिल गई होगी। नहीं मिली है तो मैं बता देता हूँ। कनाडा ने एसडीएस प्रोग्राम बंद कर दिया है। जी हाँ, स्टडी डायरेक्ट स्ट्रीम जिसके अंडर स्टूडेंट जाते थे इंडिया से और 13 और कंट्रीज से, वो बंद कर दिया है। 8 नवंबर को ये जो है, इमीडिएटली 8 नवंबर को ये लागू हो गया है। जो भी फाइल्स 8 नवंबर से पहले लगी हैं उन पे कोई असर नहीं होगा। 8 नवंबर के बाद जो भी फाइल लगेगी वो अब जनरल कैटेगरी या नॉन एसडीएस इसको हम कहते रहते हैं, तो उसके अंडर लगेगी। तो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहुत से क्वेश्चन हैं, जब ऐसी कोई चेंज आती है तो स्टूडेंट्स के मन में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, डाउट होते हैं जो क्लियर करने बनते हैं। ये बताऊंगा बेसिकली अब तक क्या चला है, रीजन क्या है इसके पीछे, और सबसे बड़ी बात आपको ये कैसे इफेक्ट करने वाली है, इसके क्या फायदे भी हैं जैसा कि कहे जा रहे हैं, या नुकसान ही हैं। तो प्रॉपरली हर एक चीज डिटेल में इसमें डिस्कस करूंगा। वीडियो के एंड तक चलते चलते आपको क्लियर हो जाएगा कि एसडीएस कैटेगरी जो है वो उसके जाने से या उसके बंद होने से आने वाले टाइम में क्या चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं इस ब्रेकिंग अपडेट की, इस बड़ी न्यूज़ की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एसडीएस कैटेगरी है वो 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था। स्टार्टिंग में इसमें 11 कंट्री इन्वॉल्व थे, लेकिन बाद में 3 कंट्रीज को और इन्वॉल्व कर दिया गया। तो टोटल ओवरऑल पूरी दुनिया में से सिर्फ 14 कंट्री के स्टूडेंट्स हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते थे। तो ये जो है सिर्फ 14 कंट्रीज के लिए था। और इसमें जो सबसे बड़ी बात, जो रिक्वायरमेंट्स आपको पता ही है, 6 ईच था, 1 साल की फीस मैंडेटरी थी, और जीआईसी जो कि डबल कर दिया गया है, वो सारा कुछ मैंडेटरी था। अगर ये शर्तें आप पूरी करते थे तभी आप एसडीएस के अंडर अपनी फाइल लॉन्च कर सकते थे। तो अब इसमें 2 फायदे थे जब जो एसडीएस कैटेगरी चलती थी, क्योंकि ये सिर्फ 14 कंट्रीज थे। पूरी दुनिया से कनाडा में लोग पढ़ने जाते हैं, लेकिन वो 14 कंट्रीज के जो स्टूडेंट थे उनकी फाइल्स को प्रॉपरली प्रायोरिटी दी जाती थी। इसीलिए 2 इसके फायदे थे। पहला फायदा इसका ये था कि आपका प्रोसेसिंग टाइम जो था वो बहुत ज़्यादा फास्ट था। मैंने 1 घंटे में भी वीज़ा लिया हुआ है अंडर एसडीएस कैटेगरी। आई एम गोइंग टू रिपीट इट। 1 घंटे में बायोमेट्रिक हुए, विद इन 1 और 2 आवर्स बच्चे का जो है वीज़ा आ जाता था। इतना ज़्यादा फास्ट प्रोसेस था। तो आपका रिजल्ट, आपका वीज़ा बहुत जल्दी मिल जाता था। और दूसरा इसका था कि इसमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई था। हमने सिर्फ आज तक एसडीएस कैटेगरी की है, तो हमने जितना भी मैंने कहा है कि एसडीएस कैटेगरी में जो रिजल्ट है 80, 90, इवन के 100% तक के भी अगर किसी इनटेक का चला जाता था तो इतना बड़ा सक्सेस रेट था। तो ये 2 बड़े एडवांटेज एसडीएस कैटेगरी की रहे हैं कि प्रोसेसिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा फास्ट था और जो सक्सेस रेट था वो बहुत हाई था। तो ये जो 14 कंट्रीज जिनके स्टूडेंट जिसमें ये पार्टिसिपेट करते थे, एसडीएस के अंडर अप्लाई करते थे, तो इनके लिए ये 2 बड़े फायदे एसडीएस कैटेगरी में थे। अगर हम इसके रीजन की बात करें कि इसको बंद क्यों किया गया है, हालांकि इसका कोई पक्का स्टीक रीजन नहीं है, ना ही उनकी तरफ से दिया गया है, लेकिन फिर भी जो अब हम इसको पढ़ते हैं तो उसको एक चीज समझ में आती है। जो एसडीएस की चेंज आईआरसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट canada.ca पे डाला है, तो उसमें एक चीज़ हमें समझ में आती है। तो उन्होंने कहा है कि हम जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं पूरी दुनिया से, हम उनको एक सा मौका देना चाहते हैं, चांस देना चाहते हैं। जैसा कि पहले 14 कंट्री से एसडीएस कैटेगरी थी, उसको प्रायोरिटी दिया जाता था, बल्कि बाकी को नहीं दिया जाता था। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। हमारे साथ नेपाल के बहुत स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो नेपाल वाले स्टूडेंट्स का वीज़ा 4-4, 5-5 महीने में आता था, स्टडी वीज़ा, जबकि इंडिया के स्टूडेंट का वीज़ा 15 या 20 दिन में आ जाता है, पीपीआर, और इससे पहले भी आ जाता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस रहता था। तो उन्होंने यही कहा है कि जो ये डिफरेंस रहता था हम इसको रिमूव करने जा रहे हैं। पूरी की पूरी दुनिया के जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ अप्लाई करना चाहते हैं, अब वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हम उनको अप्लाई जो वो कर सकते हैं। और दूसरा इसमें जो है, मुझे यो लगता है कि कहीं ना कहीं पे कनाडा में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कम हो गया है, तो वहाँ पे कम स्टूडेंट जाना शुरू हो गए हैं। तो नेचुरली है, वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन के जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रही है कि हालांकि हमने कैपिंग कर रखी है, लेकिन कैपिंग का जो हमने एक टारगेट दिया हुआ, वो टारगेट भी पूरा होता नहीं दिख रहा है। तो जैसा कि इन्होंने अगस्त में, अगर आपको याद हो, तो एसडीएस कैटेगरी में इन्होंने 6 ईच उठा के 6 ओवरऑल कर दिया था। वो भी इसी का पार्ट था कि तब भी स्टूडेंट कम अप्लाई कर रहे थे।
तो सबको ये एसडीएस कैटेगरी में लेके आना चाहते थे ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट जो है अप्लाई करे और उसको रिजल्ट मिल सके। तो ये भी एक ये हो सकता है कि जितने भी कंट्रीज से इस टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उनको कहीं ना कहीं पे बराबर सा मौका मिल सके और मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकें और उनमें आगे प्रोफाइल को देख के किसका प्रोफाइल बढ़िया है किसका नहीं है, ना कि किसने एसडीएस में लगा रखी है किसने नॉन एसडीएस में लगा रखी है, इसको देख के बल्कि उसके प्रोफाइल को देख के उसको वीज़ा मिल सके। तो ये एक बड़ा रीज़न जो है वो हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो नेपाल वाले स्टूडेंट हैं, जहाँ अफ्रीकन कई ऐसे कंट्रीज है जो एसडीएस कैटेगरी में नहीं आते थे, तो उनके लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है ये, क्योंकि अब उनको बराबर मौका मिलेगा इंडियन स्टूडेंट्स की तरह। ये तो नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट्स का जो है वो जो डाउन चला जाएगा, लेकिन फिर भी एक तरीके से ही सारी की सारी फाइलें प्रोसेस होगी, उतना ही प्रोसेसिंग टाइम रहेगा और उतना ही जो है रिजल्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसमें एक रीज़न डाइवर्सिटी का भी हो सकता है कि इस टाइम पे मोस्टली वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट ही हैं, जहाँ एसडीएस कैटेगरी से जो कंट्री आते हैं वो स्टूडेंट ही हैं। तो कहीं ना कहीं पे अगर ये सारे एक से हो जाएंगे, जहाँ एक सा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, तो डाइवर्सिटी भी हो जाएगी, अलग अलग दुनिया के अलग अलग पार्ट से अलग अलग कंट्री से वहाँ पे जाना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये रीज़न बनते हैं जिसके कारण जो है एसडीएस कैटेगरी को जो है वो बंद कर दिया गया है, डिसॉल्व कर दिया गया है। अब इसके अगर प्रो एंड कॉन्स की बात करें, इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। हर एक बंदा जो बिजनेस वाले हैं, हम जैसे हम हैं, तो हर एक बंदा अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा। जिसका जो काम है वो वैसे इसको दिखाएगा कि भाई ये ऐसा हो गया है वैसा हो गया है। तो मैं आपके सामने जो प्रोज एंड कॉन्स रखूँगा वो जो इसके हो सकते हैं उसी को लेकर रखूंगा, ना कि किसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखूंगा। तो सबसे पहले इसके जो नुकसान हैं, जो कॉन्स हैं, वो देखते हैं। तो नेचुरली है एसडीएस कैटेगरी के अगर दो फायदे हैं तो दो फायदे खत्म हो जाएंगे। पहला फायदा क्या था? पहला फायदा था कि प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम था। अब जब एसडीएस कैटेगरी और नॉन एसडीएस कैटेगरी, जहाँ पूरे कंट्री, नेपाल वाली फाइल्स भी वहीं पे जा रही हैं, इंडिया वाली फाइल्स भी वहीं पे जा रही हैं, तो नंबर ऑफ फाइल्स एक ही कैटेगरी में पहली बात तो बढ़ जाएंगी। और दूसरा, कहीं ना कहीं पे अगर आप पहले एसडीएस कैटेगरी के अंडर अप्लाई करते थे, आपको प्रायोरिटी मिलती थी, आपकी फाइल्स को पहले प्रोसेस किया जाता था, नॉन एसडीएस को बाद में प्रोसेस किया जाता था। तो अब वो प्रायोरिटी खत्म हो गई है। तो अब जो है कहीं ना कहीं पे जो खास करके एसडीएस कैटेगरी के स्टूडेंट थे या कंट्रीज थे, उनके प्रोसेसिंग टाइम डिले होने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई की बात होती है कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादा वहाँ पे एप्लीकेशन लग रही हैं, तो प्रोसेसिंग टाइम डिले हो जाता है। अगर कम लग रही हैं तो वो फास्ट हो जाता है। तो ये नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन एसडीएस कैटेगरी के चले जाने से कहीं ना कहीं पे एसडीएस वाले कंट्रीज को ये बड़ा नुकसान, स्टूडेंट्स को बड़ा नुकसान हो सकता है कि प्रोसेसिंग टाइम उनका डिले हो सकता है। और दूसरा, सक्सेस रेट। अगर हम इंडिया की सक्सेस रेट की बात करें, तो मैं खुद का, अगर हमारी कंपनी का बात करूं, तो हमारा 100% सक्सेस रेट रहता है। 90% आम रहता है, 100% जो अब मैं बात कर रहा हूं 100% रहता है अगर हम एसडीएस कैटेगरी की बात करें तो। लेकिन अब जैसा कि ये जनरल हो गया है, तो अब सक्सेस रेट जो है किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एसडीएस की फाइल प्रोसेस कैसे होती है। एसडीएस की फाइल जो होती है वो नॉन एसडीएस से ऐसे फ़र्क होता है कि एसडीएस में सिंपल एक चेकलिस्ट है। अगर आपने 1 साल की फीस पे कर रखी है, आपने 1 साल का जीएसी दे रखा है, आप उसकी सारी शर्तें पूरी करते हैं, रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, तो वो एक चेकलिस्ट है, उसके अंडर आपको जो है वीज़ा ऑफिसर वीज़ा दे देता है। उसमें ज़्यादा स्कूटनी नहीं होती है, ज़्यादा उसमें आगे नहीं जाता है वो। लेकिन जब हम नॉन एसडीएस की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं। हर एक चीज़ देखी जाती है। प्रोफाइल क्या है, आपके मार्क्स कितने हैं, एसओपी कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसी है, तो ये चीज़ें ज़्यादा स्क्रूटनाइज हो जाती हैं, ज़्यादा डीप में इनको देखा जाता है। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जीआईसी पे कर देते थे तो आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड से उसको कोई लेना देना नहीं था। आपने पैसे जो है किसी से पकड़ के दिए हैं, आपने जीआईसी पे किया है, कैसे किया है। लेकिन अब जब आप फंड शो करेंगे, अगर जीआईसी वो बिल्कुल हटा देते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, उस पर मैं आगे आऊँगा, तो अगर जीआईसी बिल्कुल हटा देते हैं, आप सिर्फ फंड शो करके जाते हैं, तो इसमें आपका फंड पुराने भी कह सकते हैं वो कि हमें फंड ऐसा चाहिए, या ये भी कह सकते हैं कि
फंड आपके कहाँ से आ रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके जो पेरेंट्स हैं या स्पॉन्सर हैं उनकी इनकम का जो है रेगुलर है कि नहीं है। तो ये चीज़ें अब कहीं ना कहीं पे जब सारी की सारी जनरल कैटेगरी हो गई है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डेप्थ में वो देखने लगेंगे। इसकी वजह से जो पहले बच्चों को फ्रीडम मिलती थी कि हमने फीस पे कर दी, जीआईसी पे कर दिया, कहाँ से पैसा आया कहाँ से गया, तो वो नहीं मायने थे। अब वो फ्रीडम कहीं ना कहीं पे खत्म हो जाएगी। तो ये एक बड़ा मुझे इसका नुकसान जो है होता दिख रहा है। तो अगर इसके टोटल ओवरऑल की बात करें तो अब नंबर ऑफ एप्लीकेशन सेम कैटेगरीज में बढ़ जाएंगी। अगर पहले एसडीएस कैटेगरी में मान लीजिए 10,000 एप्लीकेशन थी, नॉन एसडीएस में 30,000 थी, तो अब 40,000 एक ही कैटेगरी में है। हर एक प्रोफाइल उन्होंने सेम कैटेगरी, ये नहीं है कि 10,000 वालों को प्रायोरिटी देके पहले निकाल दिया, 30,000 वालों को बाद में दिया, और 10,000 वालों में से मोस्टली को वीज़ा दे दिया, 30,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया। तो अब 40 का 40,000 जो है वो सेम में है। अब चाहे वो अफ्रीकन कंट्री से आता है, चाहे वो इंडिया से आता है, नेपाल से आता है, अब कहीं ना कहीं पे स्टोरी मेरे अकॉर्डिंग प्रोफाइल पे जाके खत्म होगी। प्रोफाइल कैसा है, कोर्स कौन सा लिया है, उसको कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, एसओपी कैसी है, फंड्स कैसे हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, तो अब कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें जो है वो मायने रखेंगी। तो ये नुकसान हैं जहाँ कॉन्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। अब प्रोज की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने मेरी रील के नीचे कर रखा है कि कई एजेंट ये डाल रहे हैं कि भाई अब तो मज़े लग गए क्योंकि जीआईसी खत्म हो गया, अब आप 5-6 लाख रुपया दे के कैनेडा जा सकते हैं। बिल्कुल सही है, मैं इससे ये नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि नॉन एसडीएस जनरल कैटेगरी में हमें जीआईसी मैंडेटरी नहीं है, फीस आप 6 मंथ की पे करके जा सकते हैं। लेकिन जब हम इस न्यूज़ को जहाँ अपडेट को अच्छे से पढ़ते हैं तो उन्होंने बकायदा एक लाइन लिखी हुई है कि जीआईसी को आप फाइनेंशियल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैच है, हालांकि मैं ये अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा, लेकिन फिर भी तो यहाँ पे कैच है, क्या वो जीआईसी वाले प्रोफाइल्स को प्रायोरिटी देंगे, उनको वीज़ा देने में प्रायोरिटी देंगे, जहाँ वो सेम रहेंगे? ये आने वाले टाइम में हमें आंसर मिल सकेगा। अगर तो जीआईसी पे किए हुए स्टूडेंट्स के वीज़ा ज़्यादा आ रहे हुए, जिन स्टूडेंट ने जीआईसी पे नहीं किया उनके वीज़ा कम आ रहे हुए, तो ये जीआईसी वाला डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर सेम हुआ तो फिर आपको जीआईसी देने की जरूरत नहीं है, फिर बारे न्यारे हैं, आप 5-6 लाख रुपया एक सेमेस्टर की फीस पे करो और जीआईसी पे करने की जरूरत नहीं है, फंड शो करो और आप कनाडा जो है जा सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा जहां प्रो हो सकता है, हो इसलिए सकता है, पूरा पक्का इसलिए नहीं है कि रिजल्ट पे डिपेंड करता है। जब ऐसी फाइलें लगनी शुरू होंगी तब पता चलेगा कि जीआईसी के बिना वाले को कितना प्रायोरिटी दी जाती है। जहां आने वाले दिनों में ये भी कह सकते हैं कि हम इस कैटेगरी में जीआईसी रखते हैं, आप फंड मत शो कीजिए, जीआईसी रहेगा, क्योंकि उसमें लाइन बकायदा लिखा हुआ है। दूसरा, रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएंगी। रिक्वायरमेंट्स तो अब भी कम है, लेकिन अब तो बहुत ही कम हो जाएंगी। यहाँ पे मैं बता दूं, जनरल कैटेगरी में कई स्टूडेंट हमारे पास 5.5 बैंड स्कोर के साथ पूछते हैं किस कंट्री में जा सकता हूँ। अब आप कनाडा में जा सकते हैं। जी हाँ, 5.5 के साथ विदाउट आयल्स जैसे बहुत से लोग प्रमोट करते रहते हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट जो थी वो एसडीएस कैटेगरी की थी। नॉन एसडीएस जनरल कैटेगरी में आप किसी भी स्कोर के, आपको एडमिशन मिलनी चाहिए, कॉलेज आपको एडमिशन दे दे, आपके पास एलओए होना चाहिए, आपका 50% मार्क्स हैं, 40% मार्क्स हैं, आपके 5.5 बैंड स्कोर हैं, कैसा भी प्रोफाइल है, आपकी फाइल लग सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि अब वो स्टूडेंट भी सेम कैटेगरी में हो गया है और जिसके 7 स्कोर हैं वो भी सेम कैटेगरी में हो गया। 7 वाले को कोई प्रायोरिटी नहीं रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ये नहीं है कि 5.5 वाले के चांसेस भी वही हैं और 8.5 वाले के चांसेस भी वही हैं। नहीं, प्रोफाइल फिर भी मायने रखेगा, लेकिन दोनों की फाइल जो है वो सेम कैटेगरी के अंडर आ गई है और दोनों को सेम तरीके से जो है वो देखा जाएगा। ये बड़ा एक और प्रो है कि रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो गई है। और तीसरा, अब एडमिशन जो है वो इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा? क्योंकि इससे पहले जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज थे वो एसडीएस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पे अपना एडमिशन क्राइटेरिया रखते थे। अब जब एसडीएस कैटेगरी ही नहीं रहेगी, सारी जनरल कैटेगरी हो गई हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो अगर ये रिजल्ट के हिसाब से अगर रिजल्ट ये ज़्यादा नहीं देखते हैं तो आने वाले टाइम में कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ अपनी रिक्वायरमेंट्स को और लो कर सकते हैं। एडमिशन जो है कम परसेंटेज वाले को, कम बैंड स्कोर वाले को, ज़्यादा गैप वाले को, जो भी एसडीएस कैटेगरी की रिक्वायरमेंट थी जो पूरी नहीं कर पाते थे, जहाँ कॉलेज की रिक्वायरमेंट थी वो एसडीएस की वजह से थी, तो वो कहीं ना कहीं पे दूर हो जाएंगी और एडमिशन जो है वो इजी हो जाएगा। ये भी इसका एक जो है बड़ा फ़ायदा
हो सकता है। तो ये थी सारी बातें एसडीएस कैटेगरी की, जो उसको डिसॉल्व कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। तो उसके बारे में मेरी कोशिश इस वीडियो में रही है कि मैं आपको सारी की सारी डिटेल में बता सकूं। मेरे ख्याल से कोई ऐसा मेन पॉइंट बच नहीं गया है जो हमने डिस्कस ना किया हो। बाकी आने वाले दिनों में और भी इसमें मुद्दे उठेंगे और भी इसमें क्वेश्चन उठेंगे, उनका भी मैं आपको आंसर दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं जाते जाते आपको एक वार्निंग देना चाहूँगा कि अगर एसडीएस कैटेगरी डिसॉल्व हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 लाख फीस पे करके अपनी फाइल लगा दो। अगर तो आपने रिस्क लेना है, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप बढ़िया है, आपके पास पैसे भी हैं, सारा कुछ है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद रिजल्ट देख लीजिए। अगर रिजल्ट विदाउट जेईआईसी या विदाउट 1 ईयर फीस या कम फीस पे करके आते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज आप अभी रुक जाइए। आने वाले दिनों में इसमें ज़्यादा हमें क्लैरिटी देखने को मिलेगी, जहाँ कोई और अनाउंसमेंट भी इसमें आ सकती है। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। मुझे पता है ये वीडियो शेयर करनी बनती है, क्योंकि मैंने जितनी नॉलेज अब तक की एसडीएस से इकट्ठी की है, मेरे 5 या 6 साल की, वो सारी इस वीडियो में आपको दे दी है। वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।